आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल का जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका जो पार्ट्स है शक्ति ऊर्जा संसाधन। तो आज का ये टॉपिक है। आज इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं सभी का सॉल्यूशन जानेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसे। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाल कर देख सकते हैं, वहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो असम में सबसे बड़ा तेल का भंडार है। वहाँ पे असम में कुआं है तेल का। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या, कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। तो भारत में सबसे पहले तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु का विखंडन करके लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये सबसे पहले भारत में तारापुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जल, सौर ऊर्जा, कोयला और पवन। तो नवीकरण देखिए, अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, वैसा ऊर्जा का स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उसी रूप में हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो कोयला का उपयोग एक बार हम कर लेते हैं तो उसका उपयोग उसी रूप में हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोयला को बनने में कितना करोड़ों वर्ष लगता है। तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण मतलब प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, वैसा ऊर्जा जो अब बहुत दिन से चलते आ रहा है, जिसका उपयोग हम लोग करते आ रहे थे, जो जिससे हम लोग नया ऊर्जा निकालते हैं, परंतु ये प्राथमिक अपने जनरल फॉर्म में होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन होगा, इसका बी यानी कि विद्युत जो है ना, इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो पहले ये समझिए पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत उसे कहते हैं जो पहले से ही चलता आ रहा है। गैर पारंपरिक का मतलब जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। देखिए कोयला, पेट्रोल और विद्युत ये पहले से चलता आ रहा है। कोयला का तो बहुत पहले से आ रहा है, उसके बाद पेट्रोल का, फिर विद्युत का। और सौर ऊर्जा जो है ना, ये नया टेक्नोलॉजी है जिसमें सूरज की किरणों से उत्पादन किया जाता है ऊर्जा का, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब। तो यह लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत ही पहले ही हुआ था यहाँ पे कोयला का निर्माण। ये गोंडवाना समूह क्या है, कोयला का समूह है जहाँ पे कोयला जहाँ से निकलता है, कोयला के खान है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अच्छा कोयले का जो है ना, ये है झारखंड, जो बिहार का ही अंग था। तो पहले हम लोग झारखंड बिहार जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तो बिहार ही कहा करते थे, परंतु अब क्या हो गया, झारखंड। और एक बात और जान लीजिए, झारखंड में उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, वो निकलता है और वो गोंडवाना समूह का है, बहुत ही प्राचीन काल का है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा, तो एंथ्रासाइट है। कोयला का जो 4 प्रकार का होता है ना, तो उसी में सबसे पहला एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। जिस कोयला में ज़्यादा कार्बन होता है ना, सबसे बढ़िया कार्बन होता है, कोयला होता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल के कुआं के लिए, वहाँ पे तेल का कुआं, तेल निकलता है वहाँ से, इसलिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है इसमें। ऑप्शन दिया है मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा क्या, डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था सबसे पहले। 11 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज से पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ के साथ। पेट्रोलियम खनिज जो है ना, उसी से निकालते हैं, तो उसमें प्राकृतिक गैस से निकलता है। और इतना ही नहीं, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होता है, डीजल, पेट्रोल, ये जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये भाखड़ा नंगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो यह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है
ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन? तो बरौनी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र है, बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। यूरेनियम का उत्पादक स्थल कौन है? तो ये है आपका जादूगोरा। जादूगोरा में यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम का खान है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? तो तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो बात करें यहाँ पे जहाँ पे पवन का वेग जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होता है, वहीं पे पवन ऊर्जा स्थापित हो सकता है। तो ये है राजस्थान में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वह खंभात की खाड़ी में पाया जाता है, जहाँ पे आप ज्वारीय और तरंग ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं भारत में। चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों को जानते हैं। यहाँ पे प्रश्न है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो है कोयला और क्या है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि। पारंपरिक माने क्या? बहुत पहले से उपयोग में हम लोग करते हैं। लकड़ी का उपयोग हमारे पूर्वज भी क्या करते थे, हम भी करते हैं। उसके बाद प्राकृतिक गैस का उपयोग भी बहुत पहले से हो रहा है। कोयला का उपयोग तो आदिकाल से ही हो रहा है, मैंने लकड़ी के बाद कोयला ही का उपयोग करने लगे, फिर पेट्रोल का, फिर प्राकृतिक गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं उसका उपयोग होने लगा। तो ये सब उपयोग हम लोग पहले से करते हैं, ये पारंपरिक हुआ। गैर पारंपरिक में क्या हुआ? जो नया नया टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नया टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जैसे कि बायोगैस, गोबर गैस जिसे कहते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा से प्राप्त करना, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। दो ये प्रश्न अभी यहाँ पे नाम जान लीजिए कि ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब देखिए गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। तो गोंडवाना समूह में जो कोयला क्षेत्र है उनका नाम बताना। तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और वर्धा गोदावरी घाटी। ये जो नदी घाटी है दामोदर, सोन, महानदी और वर्धा, इसके आसपास में जो नदी घाटी है ना, वहाँ पे जो कोयला निकलता है वो गोंडवाना समूह का कोयला है। मतलब कि लगभग 20 मतलब कितना साल पहले का है? आपको पढ़े ना अभी कितना साल पहले का? तो 20 अभी जस्ट पढ़े आप। कितना नंबर? 6 नंबर एग्जाम्पल पढ़े, यहाँ पे देखिए बताते हैं। यहाँ पे पढ़े 6 नंबर एग्जाम्पल में क्या पढ़े हैं देखिए। यहाँ पे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 20 करोड़ पहले का जो कोयला है ना, ये गोंडवाना समूह का, सोच लीजिए। मतलब बहुत पुराना कोयला समूह है। और ये कहाँ कहाँ पर आता है? तो ये आपको अभी बताया कहाँ कहाँ पे? दामोदर घाटी में, सोन घाटी और महानदी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी में ये पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम अंकित कीजिए। झारखंड राज्य में जो है ना, ये कुछ जिला है जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्पूरा, रामगढ़। यहाँ पे जो है ना मतलब कि कोयला का बहुत अच्छा भंडार है। कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम बताइए। देखिए कोयला का जो प्रकार है ना वो मुख्य रूप से है, जो सबसे बढ़िया होता है वो एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, और तो चौथा नंबर है पीट। तो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक है वो सबसे अच्छा कोयला है ना। अगला पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम से जो होता है ना वो क्या चीज़ होता है? देखिए इसमें मुख्य रूप से होता है क्या है? ये ग्लिसरॉल होता है, ये छोड़िए इसको, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक। आप ऐसे याद कर लीजिए, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ठीक है, यानी किरासन तेल, किरोसिन तेल कहते हैं उसको, साबुन, स्नेहक माने ग्रीस, और कृत्रिम रेशा जो है ना प्लास्टिक, क्या कृत्रिम रेशा में क्या आ गया आपका? रेयॉन आ गया, पॉलिस्टर आ गया, है ना, नायलॉन आ गया, ये सब हो गया। और प्लास्टिक जितना भी प्लास्टिक की कुर्सी, डेस्क बेंच देखते हैं, ये सब प्लास्टिक किससे बनता है? पेट्रोलियम पदार्थ का ही उत्पादन है। चलिए सागर सम्राट क्या है? देखिए सागर सम्राट एक जलयान है, मतलब एक यूँ कहिए कि आपका जहाज़ है जो पानी के भीतर, समुद्र के भीतर जहाँ पे तेल का कुआं है उसको पता लगाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का निर्देश कीजिए। तो 4 को तेल शोधक कारखाना का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये असम का डिगबोई है, मुंबई का तारापुर है, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये याद कर लीजिए। डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। मुंबई में क्या है? मुंबई का कौन है? तो तारापुर। बिहार में कहाँ पर? तो बरौनी में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो यह आपका मथुरा में, है ना। यहाँ पे आपका तेल का भंडार है, कुआं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जल विद्युत उत्पादन में कौन कौन से मुख्य कारक है? कौन नहीं, कौन कौन से मुख्य कारक है? देखिए जल विद्युत जो है ना सभी जगह उत्पादित नहीं हो सकता है, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखिए तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि नदी में प्रचुर मात्रा की जल राशि, जल होना चाहिए। जल नहीं होगा तो फिर तेज कैसे चलेगा? तो टरबाइन कैसे नचेगा? तो जल होना चाहिए नदी में। दूसरा नदी मार्ग में ढाल रहेगा तभी तो तीव्र वेग होगा ना। जब ऊपर से खूब ऊपर से पानी गिरेगा तो तेज धारा गिरेगा, तो तेज धारा गिरेगा तो टरबाइन जल्दी नचेगा, तब ना ज़्यादा विद्युत उत्पादन होगा। जहाँ पे स्लो मोशन में पानी चल रहा होगा वहाँ पर टरबाइन नचबे नहीं करेगा, तो टरबाइन जब नहीं नचेगा तो विद्युत उत्पादन कैसे होगा? तो प्राकृतिक, अगला है प्राकृतिक जलप्रपात को होना।
प्राकृतिक जलप्रपात माने कि प्राकृतिक रूप से ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो अच्छा रहेगा, है ना। अगला है सघन औद्योगिक क्षेत्र। सघन मतलब जब बहुत घना औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। वाणिज्यिक एवं आबादी क्षेत्र जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोत। देखिए अब कहते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पे वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्शियल आदमी हो, और प्लस में जहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा हो, घना आबादी हो, वैसा जगह पर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आसानी से विद्युत की सप्लाई किया जा सके। और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, सबसे बड़ी बात होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो कैसे उत्पादन कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है। क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखिए क्योंकि इससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई के साथ साथ पनबिजली, पानी से बिजली उत्पादन करता है। बाढ़ पर नियंत्रण भी हो जाता है, बाढ़ नहीं आएगा। मृदा अपरदन, मिट्टी का जो कटाव होता है उस पर भी नियंत्रण होता है। मत्स्य पालन, मछली पालन कर सकते हैं। पर्यटन स्थल, और उसको पार्क बना के आप वहाँ पे पर्यटन स्थल का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी माने एक साथ बहुत सारा उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। अब है हाँ, एक बात और है कि इससे परिवहन भी होता है। जैसे नदी घाटी परियोजना से आप क्या नहर बनाइएगा तो उससे यातायात कर सकते हैं आप, नाव, स्टीमर, जहाज चला सकते हैं ना, इस तरह से। अब है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं के किन किन राज्यों में अवस्थित, माने जो कुछ नदी घाटी परियोजना जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा, ये कहाँ कहाँ पर है। तो हीराकुंड है ना, तो हीराकुंड है उड़ीसा में, ठीक है। और तुंगभद्रा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और रिहंद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला है ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। आप जानते हैं ताप शक्ति किससे निकलता है, कोयला से होता है। तो कोयला की मात्रा तो सीमित है, उसका भंडार सीमित है। जैसे कोयला खत्म हो जाएगा तो कोयला ताप शक्ति का भी उत्पादन कैसे कर पाएंगे, ताप शक्ति कैसे बना पाएंगे हम लोग। कोयला से ही तो बनता है, कोयला ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा। तो कोयला आप जानते ही हैं कि ये जो है ना, ये अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको पुनः उसी रूप में प्राप्त कर नहीं सकते हैं। उस कोयला को बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, तो ये समाप्त है। मतलब एक दिन क्या होगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो है ना ताप विद्युत जो शक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहता है, ताप विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं, समाप्य संसाधन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं यहाँ से ये। अगला देखिए, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। देखिए परमाणु शक्ति जो मेनली जो होता है ना, यूरेनियम, ग्रेफाइट, थोरियम से प्राप्त होता है। यहाँ थोरियम छूट गया है, लिख लीजिएगा, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, तीन चीज़ लिख लीजिए पहले, यूरेनियम, ग्रेफाइट, थोरियम और एंटीमनी, ये चार चीज़ है। इसके अलावा भी है जो दो को नाम दिया है, इल्मेनाइट और वेनेडियम, तो ये सभी होता है, वेनेडियम भी होता है, बट इस मेन इसमें होता है यूरेनियम, सबसे ज़्यादा यूरेनियम काम आता है। अगला है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो मोनाजाइट जो है ना भारत में तमिलनाडु में, ये भी एक खनिज है जिससे ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो मोनाजाइट कहाँ कहाँ आता है, केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में पाई जाती हैं। ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से। अगला सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब देखिए सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जो सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन लगा रहता है, सिलिकॉन का परमाणु का संरचना रहता है। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो सिलिकॉन का जो परमाणु है वह टूटता है और वह फ्री होकर, स्वतंत्र होकर गतिशील बन जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है या प्रोटॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो वहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो गया प्लेट में, और वो विद्युत धारा तार के माध्यम से बैटरी में संचित कर लेंगे, और वही संचित विद्युत धारा को क्या करेंगे हम लोग, बाद में बैटरी का यूज कर लेंगे। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो भारत का जो मुख्य रूप से है पवन ऊर्जा के लिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि में अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ पे पवन ऊर्जा लगा सकते हैं ज़्यादातर। देखिए क्योंकि यहाँ पे हवा सालों भर थोड़ा थोड़ा लगता रहता है, और यहाँ पे पवन चक्की नच सकता है। परंतु बिहार में अगर लगा दिया जाए तो बिहार में तो देखिएगा तो आंधी में बहुत तेज़ रहता है, बाकी समय में तो हवा चलती नहीं है जल्दी, और जितना चलती है उससे तो पवन चक्की चलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो शक्ति संसाधन जो होते हैं, जो शक्ति संसाधन एक्स्ट्रा जो शक्तियाँ हम लोग यूज करते हैं, जैसे पंखा चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, तो ये कहाँ पे यूज होता है। देखिए शक्ति संसाधन का जो वर्गीकरण है हम लोग करते हैं विभिन्न आधारों के आधार पर। देखिए पहले शक्ति संसाधन का उदाहरण हम लोग करते हैं उपयोग के स्तर के आधार पर करते हैं। देखिए सतत शक्ति वो ऐसा जो हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सौर किरणें, सूरज की किरणें, भूमिगत ऊष्मा, भूमि के अंदर जो गर्मी है वो, पवन,
प्रवाहित जल, ये सब कभी खत्म होने वाला है। इससे सतत पूर्ति है, मतलब सतत शक्ति है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा जितना है। एक होता है समापनीय शक्ति, एक वो समाप्त हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, इससे समाप्त होने वाला है, टेम्पोररी है तो है, उसके बाद खत्म हो जाएगा तो गया काम से। मगर वो सब जो है ना, जो बताए ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऐसा है कि बस आप यूज करते रहिए, जितना यूज करना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिए, उपयोगिता के आधार पर बात कीजिएगा तो इसमें होता है प्राथमिक ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं रेडियोधर्मी खनिज, ये प्राथमिक ऊर्जा है। ये प्राथमिक ऊर्जा मतलब पहले से यूज आ रहे हैं ना, इसको प्राथमिक कहते हैं। और गौण में क्या हो गया, जो न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है, विद्युत हो गया मेनली, है ना। अगला क्वेश्चन है स्रोत की स्थिति के आधार पर। तो स्रोत की स्थिति के आधार पर बात कीजिएगा तो कुछ होते हैं क्षय और कुछ होता है अक्षय। क्षयशील किसे कहते हैं, जो समाप्त होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, उसको क्षयशील कहते हैं। अक्षयशील कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना, जैसे पवन, सौर ऊर्जा, बताए ना, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला, तो अक्षयशील है। और संरचनात्मक गुणों के आधार पे, तो संरचनात्मक गुणों के आधार पे किया तो एक जैविक होता है, जैसे मानव एवं अन्य प्राणी से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं जैविक ऊर्जा। और जो अजैविक ऊर्जा, जैसे जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर ऊर्जा इत्यादि से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, अजैविक ऊर्जा, है ना। अजैविक लिख लिया, अजैविक। समय के आधार पर देखिए, कुछ है पारंपरिक, पहले से ही यूज आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस लिखिए, गैसा नहीं होगा यहाँ पे। और ये है गैर पारंपरिक, सूर्य, पवन ऊर्जा, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने इत्यादि, ये सब क्या है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, भारत में पारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विवरण देना है। ठीक है, ये प्रश्न है अगला आपका। तो भारत में जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है वो मुख्य रूप से क्या, कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस शामिल है ना। इसमें आप कोयला के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, कोयला यह शक्ति ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक भारत में 12,000 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयला का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आका गया था। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है कोयला का, बट इसका खपत भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत दुखद होगा। आने वाले वंशजों के लिए, संतति के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा। बट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी जैसे चल रहा है उस तरह से हम लोगों का उसका कहीं ना कहीं निपटान हो जाएगा। पेट्रोलियम, शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक उत्पन्न जो है ना, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। और जानते हैं पेट्रोल कितना काम आता है। अभी पेट्रोल चलित जो गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, काफ़ी ज़्यादा है। बट इंडिया में दुर्भाग्य की बात है कि पेट्रोल बहुत ही महंगा हो चुका है। अभी 103 रुपये लीटर, बताइए, बहुत बड़ी मायने रखता है पेट्रोल। कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि 100 के पार करेगा, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि ये आधुनिक युग में भी जो पेट्रोल जो है ना बहुत काम देता है। मतलब इतना कि पूछिए मत, हर मशीन का उपयोग जो होता है, जितने भी आप वस्त्र, जैसे कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा का फैक्ट्री पेट्रोल से चलता है, लाइन पे भी चलता है ना। अब जो गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल से ज़्यादा चलती है गाड़ियाँ ना, तो डीजल चलित भी होती हैं, पेट्रोल चलित भी होती हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ से क्या क्या बनता है, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक माने ग्रीस, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब भी बनाए जाते हैं। भारत विश्व का, आपको जानकर हैरानी होगा कि भारत जो है ना विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम पैदा करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है। पेट्रोलियम बहुत ही कम होता है विश्व में जितना, मगर विश्व में अगर 100 लीटर पेट्रोल उत्पादन हो रहा है तो इसमें मात्र भारत 1 लीटर पेट्रोल कर रहा है, मतलब बहुत ही कम करता है। भारत में तो पेट्रोल का भरपाई नहीं होता है, ये तो भारत को क्या करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है दूसरे देश से, क्या आयात करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। सऊदी अरब से मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है वो। प्राकृतिक गैस हमारे वातावरण में जीवन में बड़ी तेज़ी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बन जाती हैं। आप जानते हैं इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मशीन को चलाने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए और खाना पकाने के साथ साथ मोटर गाड़ियाँ चलाने में भी किया जाता है। देखिए आजकल जो आप खाना बनाने वाला जो मशीन है, जो खाना बनाने वाला कुकिंग गैस है, उसका उपयोग बहुत बड़ा होता है। हम लोग सिर्फ खाना बनाते हैं, उसे जनरेटर भी चलता है, गैस वाला जनरेटर होता है। ठीक है, इसके अलावा गैस वाला बहुत कुछ होता है, गैस वाला गाड़ी भी होता है, बहुत सारा सिस्टम है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है ना, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं विभिन्न रूपों में। अब देखिए, गोंडवाना काल के कोयले का भारत के वितरण पर प्रकाश डालना है। गोंडवाना काल के जो कोयले का जो भारत में प्रकाश डालना, देखिए गोंडवाना जो समूह है ना कोयला में, लगभग 96% कोयला का भंडार है। मतलब कि भारत में अगर 100 किलो कोयला निकलता है तो 96% जो कोयला है, 96 किलो, वो गोंडवाना समूह से निकलता है। गोंडवाना समूह है, मतलब इसमें बहुत सारा घाटी है। जैसे देखिए बताया था ना, दामोदर, सोन, महानदी और वर्धा, ये सब मेनली 4 जो है घाटियाँ हैं इसमें शामिल हैं जहाँ पर कोयला निकलती है, और ये गोंडवाना काल के हैं। गोंडवाना काल का जो कोयला है ना, वो निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। राज्यों का नाम भी जान लीजिए आप, जैसे झारखंड,
ये कोयला के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से देश का पहला राज्य है। यहाँ प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है कोयला का, पता है इसमें झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कनपुरा, रामगढ़, ये जो जिला है झारखंड का, यहाँ पे कोयला आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और ये गोंडवाना समूह का, मतलब कि बहुत ही 20 करोड़ साल पहले 20 करोड़ वर्ष पूर्व का कोयला गोंडवाना समूह का है, जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ दूसरा, यह भारत का दूसरा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ का उत्पादन क्षेत्र है कौन कौन? चिरमिया, कुर्सियाँ, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, हसरो, अंडर, कोरबा, ये आप नाम लिख सकते हैं, किताब से ही कंसल्ट कर लीजिए, यहाँ पे शब्द गलती हो सकता है। उड़ीसा, यह देश का जो है ना, उड़ीसा के बारे में बात करें तो यह चौथा, डायरेक्ट आप दूसरा के बाद चौथा देख रहे हैं ना, यहाँ पे था क्या दूसरा, और छत्तीसगढ़ के बाद डायरेक्ट दे रहा है क्या उड़ीसा। तो कोयला के उत्पादन में जो है ना, इसके बीच में भी है कौन राज्य है, देखिए झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ पढ़े हैं तो ये ठीक है। और उसका तीसरा नंबर जो है आपका वो है उड़ीसा, तीसरा नंबर, चौथा नहीं होना चाहिए, तीसरा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चौथा का देश का 1/4, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, चौथा नहीं, यह देश का 1/4 कोयला का भंडार है। मतलब कि अगर 100 किलो कोयला भारत उत्पादन करता है तो उसमें से 25 किलो जो है ना कोयला ये उड़ीसा उत्पादन करता है अकेला। और उत्पादन क्षेत्र आप किताब से लिख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा हम यहाँ पे हटा दिए हैं क्योंकि किताब में बहुत लंबा चौड़ा है और ऐसे बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, इतना ही बड़ा लग रहा होगा आपको। महाराष्ट्र की यहाँ 3% कोयला सुरक्षित है। यहाँ मुख्य क्षेत्र जो है वर्धा है, बांद्रा होना चाहिए शायद, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए, चांद्रा, ठीक है, चांद्रा वर्धा है, कंटापी तथा बंदेर है, यहाँ पे पाया जाता है कोयला, ठीक है, सही है, इसका उच्चारण सही लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश, यहाँ देश का 7% कोयला, जैसे सिंगरौली में है, सुहागपुर में है, जिलोहा में है, जोहिल्ला में है, उमरिया, सतपुरा क्षेत्र में इत्यादि में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में, सतपुरा की पहाड़ी भी है वहीं पे। पश्चिम बंगाल, यहाँ देश का सुरक्षित भंडार की दृष्टि से चौथा एवं उत्पादन में क्या है, उत्पादन की दृष्टि से कोड से देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल क्या स्थान पाता है, तो 7वां स्थान पाया जाता है। यहाँ 7वां की जगह पे गवा राज्य है, तो उत्पादन में 7वां राज्य है, 7वां यहाँ लिखना चाहिए, तो गवा राज्य है, इसको सही सुधार लीजिए, लिखिए 7वां राज्य है। रानीगंज यहाँ का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा भी है, आप यहाँ पे कोई किताब में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। दार्जिलिंग भी इसी में है, पश्चिम बंगाल में है ना। चलिए, कोयले का वर्गीकरण कर उसका विशेषता के बारे में बताना है। तो कोयला का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, तो इसमें कोयला का वर्गीकरण में देख लीजिए आप, पेज नंबर एनसीईआरटी का 102 निकाल लीजिए। 102 में आप पेज नंबर में देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो कोयला होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, ये सर्वोच्चम कोयला होता है, और पता है इसमें कि इसमें एंथ्रासाइट में कितना होता है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, लगभग 90% से भी अधिक कोयला होता है इसमें, और जलने पर धुआं नहीं देता है और बहुत अधिक ऊष्मा भी देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा गया कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। कुकिंग कोयला लिखना चाहिए यहाँ पे, ये कोकिंग कोयला लिखा गया, कुकिंग कोयला भी कहा जाता है, ठीक है, या कुकिंग कोल भी कहा जाता है, ठीक है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन का मात्रा कितना है, 70 से 90%। ये भी अच्छा है, कोई गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा कोयला है, 70 से 90% अच्छा कोयला माना जाता है, मीडियम क्वालिटी का। लिग्नाइट में क्या है, 30 से 70% होता है, तो ये लगभग मतलब कि बिटुमिनस से थोड़ा डाउन है। और पीट जो होता है सबसे 30% में कम है, मतलब कि जलाएगा तो खाली धुआं देगा, है ना। थर्ड मैंने सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला ये होता है, ठीक है। आइए दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप। भारत में खनिज तेल का वितरण बताना है। भारत में जो खनिज तेल है, कहाँ कहाँ पे तेल कहाँ पे है, उसके बारे में आपको बताना है। तो खनिज तेल के बारे में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो पेज नंबर 106 निकाल लीजिएगा, ठीक है, पेज नंबर 106। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है तेल क्षेत्रों का वितरण, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो 5 के बारे से पढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर है क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसका अंतर्गत उत्तरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि का विशाल क्षेत्र आता है। दूसरा क्या है, गुजरात, यह खंभात के बेसिन एवं गुजरात के मैदानी विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता लगाया था। इसके मुख्य उत्पादन अलंकेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसावा और मोहसाना है।
मेहसाना है, ये सब उसका मुख्य क्षेत्र है। तीसरा है मुंबई हाई क्षेत्र, यह मुंबई तट पर से लगभग 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में है, अरब सागर में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ 1975 से तेल के खोजने का कार्य शुरू हो चुका है। और इसके अलावा चौथा नंबर क्या है, देखिए पूर्वी तट क्षेत्र। आप देख सकते हैं, इधर उलटिए पेज नंबर 107 के बाद 108 उलटिए, तो 108 में आप देख सकते हैं यह कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी का श्रेणी है ना। और एक लास्ट है आपका क्या, लास्ट है बाड़मेर, है ना। तो बाड़मेर जो बेसिन है, यह बेसिन मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन यहाँ पर शुरू किया गया है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप इसको ना फिर देख लीजिए, पेज नंबर अब 106, 7, 8 देख लीजिए, ठीक है। और नक्शा में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे तेल उत्पादन केंद्र है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, मैप आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। और आप किताब में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 107, 108 में दिया हुआ मैप में कि कहाँ कहाँ पर तेल का क्या क्या सिस्टम है, कहाँ कहाँ उपलब्धता है उसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचना कीजिए। देखिए जल विद्युत सब जगह नहीं हो सकता, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं चाहिए। सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल होना चाहिए, जब खूब मात्रा में। नदी का मार्ग में ढाल होना चाहिए। जल तेज धारा में होनी चाहिए। प्राकृतिक जल प्रपात होनी चाहिए, ये सब बताया ना। अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। और आर्थिक दशाओं के बारे में बात करिए, 5वां नंबर हटा दीजिएगा यहाँ से, 5वां नंबर नहीं होना चाहिए, 5वां नंबर, क्योंकि अनुकूल आर्थिक दशाओं के बारे में बताना है। तो यहाँ हटाइए दीजिए, इसको चलिए हटा देते हैं और यहाँ से नीचे कर देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये निम्न दशाएं हैं, क्योंकि सघन औद्योगिक केंद्र रहेगा, वाणिज्यिक आबादी रहेगा, तो पैसा अच्छा से मिल जाएगा, इसके रिटर्निंग। पर्याप्त पूंजी निवेश, पूंजी में इसको अगर विद्युत उत्पादन करता है तो अच्छा रहेगा, विद्युत उत्पादन लगा देगा इसका, माने विद्युत का यूज पूंजी में होगा। प्रौद्योगिकी का ज्ञान और टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके इसका उपयोग हो सकता है। और टेक्नोलॉजी है, मान लिया आपके पास कुछ संसाधन नहीं है, तो कैसे उत्पादन कीजिएगा बिजली का, चाहे किसी भी चीज़ का। तो काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में जानकारी का होना, टेक्नोलॉजी होना बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। अब है संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखना आपको। भाखड़ा नगर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी घाटी परियोजना, हीराकुंड घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना और तुंगभद्रा घाटी परियोजना। इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। भाखड़ा नगर परियोजना जो है ना, सतलज नदी पर है। सतलज नदी, ये पूछता है, एग्जाम में पूछ चुका है। जो हिमालय प्रदेश से विश्व में सर्वोच्चम बांधों में से एक भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर। सोच सकते 225 मीटर ऊंचाई का बांध कितना बड़ा ऊंचा होगा। यह भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। कौन? भाखड़ा नगर परियोजना। अब है यहाँ 4 शक्ति विद्रोह, ये आप लिख सकते हैं। देखिए ये अलग कलर से है ना, इसको आपको लिखने का मन है तो लिखिए, और नहीं ये छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ा हो जाएगा। याद करिए, समझिए, मगर आप लिखने के समय में इसको छोड़ सकते हैं। चलिए एग्जाम ये सब छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से लिखिए दामोदर घाटी परियोजना। अब जो नहीं लिखने वाला है ना, उसको छोटा छोटा राइटिंग में हम कर दिए, ठीक है, ताकि आपको पहचान में जाए कि इसको नहीं लिखेंगे तो ये काम चल जाएगा। यह जो दामोदर घाटी परियोजना है, यह भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तेलिए, मैथन, कोनन और पंचेत पहाड़ी के बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है उत्पादन करना। देखिए बाढ़ पर भी नियंत्रण हो गया, इससे झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बाढ़ भी नहीं आएगा। हाँ, और दूसरी नंबर बात है कि विद्युत उत्पादन भी हो गया। बहुत मतलब बताया ना, नदी घाटी परियोजना जो होता है ना, काफ़ी बहुउद्देशीय होता है, एक साथ बहुत उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। इसका लाभ झारखंड और बिहार एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त होता है। बिहार में नाम के लिए, बिहार में इसका कोई नहीं मिलता है लाभ। कोसी परियोजना, उत्तर बिहार का ये अभिशाप कोसी नदी पर, मतलब जानने करते हैं बिहार का शोक होता है कोसी नदी, जो अपना दिशा हमेशा बदलता रहता है ना। तो ये जो है ना उसी नदी पर बनाया गया है। और ये जो हनुमान नगर के नेपाल में बांध बनाकर 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। नेपाल में बनाया गया है। और जानकर हैरानी हुआ कि चीन के साथ बनाया गया है। और ये हनुमान नगर जो नेपाल में जो बांध बनाया गया डैम, जिसका कोसी परियोजना कहते हैं, इसमें मतलब क्या किया है, चीन ने एक साजिश किया है। इससे क्या होता है, ये तो नेपाल को तो इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा तो नेपाल सरकार जाने, बट इंडिया में इसको कुछ विशेष इससे हमको लाभ नहीं मिला। उत्तर बिहार में कोसी नदी जो है ना भयंकर तबाही मचाती है बाढ़ से, आपको पता है। और ये कुछ विशेष हम लोग लाभ नहीं दे रहे, जिसकी आधी नेपाल बिजली जो नेपाल को तथा शेष बिहार को आता है। देखिए अब 20,000 किलोवाट है, तो उसे आधा से ज़्यादा हम पता है नेपाल में चल जाता है, थोड़ा मोड़ा आता है बिहार में, ठीक है। मगर नाम यहाँ पर दिया क्या 50%। हाँ, अब नेपाल से सटा हुआ जो प्रदेश है उसमें जो गाँव है उसमें इसी से आता है लाइट, है ना। अगला है रिहंद। यह सोन नदी पर बनाया गया है। रिहंद उत्तर प्रदेश में
334 किलोमीटर लंबा बांध पर कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है और उसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है ना। ये 30 लाख किलोवाट जो है ना यहाँ पर उत्पादन करने की क्षमता है। बहुत अच्छी बात है ये रिहन, है ना। बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र हुआ ये। और इसको आप लिखने का मन है तो लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है। समझ लीजिए पढ़ के। अगला है हीराकुंड परियोजना। महानदी विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है वह 4801 मीटर मतलब मीटर लंबा है और बनकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन होता है। बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा में के आसपास के क्षेत्रों में इसका उपयोग जो है ना उद्योग में किया जा रहा है। इसका इस विद्युत का उत्पादन मतलब समझिए 2.7 लाख किलोवाट, मतलब ये सब विद्युत उत्पादन करके और उद्योग में देना मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और ये इसका उपयोग हो रहा है उड़ीसा में। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे तुंगभद्रा होनी चाहिए, यह तंगभद्रा नहीं तुंगभद्रा। तो यह जो कृष्णा नदी पर सहायक कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा पर आंध्र प्रदेश में स्थित दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत का है, भारत का नहीं। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में सहयोग से तैयार हुआ है। 2 राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सहयोग किया है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 1 लाख किलोवाट है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि देखिए इतना अच्छा 2 राज्य मिलकर किया है। ऐसा ही प्रोजेक्ट बिहार और झारखंड को भी करना चाहिए था, किसी भी नदी घाटी परियोजना करके और विद्युत उत्पादन करना चाहिए। अभी तक हम लोग कोयला से ही मतलब ताप विद्युत का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि हम लोग अभी कोयला जलाकर विद्युत उत्पादन करते हैं और उसी से लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोयला समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को कोई वैकल्पिक स्रोत खोजना चाहिए। भारत के करीब 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख करना है। देखिए 4 परमाणु विद्युत गृह जो है ना निम्न प्रकार से। सबसे पहला तारापुर विद्युत गृह समझते हैं ना, जहाँ पे परमाणु रासायनिक पदार्थों को तोड़कर जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये जो होता है ना इसको तोड़कर इसका विखंडन करके जब विखंडन करते हैं तो लार्ज अमाउंट में बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसे ऊर्जा से पानी गर्म करके भाप बनाकर टरबाइन नचाते हैं और इसी टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं विद्युत उत्पादन करते हैं। सिंपल है, बट इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी लगा था शुरू में, है ना। आप देखिए इसमें जो लिखा हुआ है 200 मेगावाट से अभी अधिक है, मगर इसमें अधिक है बट इसमें कार्यरत बहुत ही अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। अगला कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये यहाँ पे 355 मेगावाट है और 2 रिएक्टर 1983 में 1985 में कार्य करना शुरू हो चुका है। अगला नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह जो है ना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास में है। यहाँ पे लगभग 235 मेगावाट के रिएक्टर जो है ना एनर्जी उत्पादन हो रहा है। वह है ककरा पास परमाणु विद्युत गृह, यह गुजरात राज्य के समुद्री किनारे पर स्थित है। यहाँ पर 1992 में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। अब देखिए अभी भी चल रहा है, यहाँ पे काम चालू है, काम हो रहा है। प्रश्न अगला है 9 नंबर, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणियाँ लिखना है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे करा बताने के लिए। तो सौर ऊर्जा में बताए किए थे प्लेट से कैसे उत्पादन होता है। अगला क्या है पवन ऊर्जा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं पूरा। और इसके बाद जो है ना यहाँ से पवन ऊर्जा जो है ना चक्कियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। हवा का झोंका आता है, पवन चक्की को नचाता है और चक्की से जोड़ते हैं टरबाइन नचता है और उसमें डाल रहता है मोटर से विद्युत उत्पादन होता है। तो इससे भी हो गया। और एक बात है यहाँ पे है कि जो ये जो है पवन चक्की जो बनाया गया है, यह भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है, पवन ऊर्जा उत्पादन करता है। इसी तरह पवनों का सरकार था डेनमार्क को, डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है ना। इसको आप यहाँ पे जो है ना छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम छोड़वा दिए हैं, स्मॉल कर दिए हैं। ज्वारीय ऊर्जा आप पढ़ के देख लीजिए, थोड़ा अभी अनवेल है, थोड़ा सा आप हम कम बता रहे हैं। आप यहाँ से आप डायरेक्टली देख लीजिए और इसका डिस्कशन हम कर देंगे क्लास में। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए।